हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस लेसन 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेसन का नाम है कपड़े तरह तरह के, रेसे तरह तरह के। ठीक है, यानी कि आज के वीडियो में हम फैब्रिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, क्लास 8 साइंस के चैप्टर 3 तक वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए। आपको उसमें क्लास 8 साइंस के अलावा अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोस मिलेंगे। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स को जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पहले ये जानेंगे कि फैब्रिक कितने तरह के होते हैं। दोस्तों, फैब्रिक यानी कि कपड़े दो तरह के होते हैं, नेचुरल फैब्रिक एंड सिंथेटिक फैब्रिक। नेचुरल फैब्रिक को हम हिंदी में प्राकृतिक रेशा कहते हैं और सिंथेटिक फैब्रिक को हम हिंदी में संश्लेषित रेशा या कृत्रिम रेशा कहते हैं। इसको हम मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं। तो चलिए पहले इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है फैब्रिक के बारे में। रिचा दादाजी से कहती है कि आप इसी प्रकार के कपड़े का कुर्ता बराबर क्यों पहनते हैं। दादाजी रिचा को बताते हैं कि वे सूती कपड़े से बना कुर्ता ही पहनते हैं। ठीक है, सूती कपड़े हल्के और अत्यधिक आरामदेह होते हैं। जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन होगा उसको हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, सूती कपड़े क्या होते हैं? सूती कपड़े हल्के और अत्यधिक आरामदेह यानी कि बहुत आरामदायक होते हैं। गर्मी के मौसम में इस कपड़े को पहनने पर ठंडक महसूस होती है। तो ये सब क्या है? ये सूती कपड़े का गुण है। ठीक है, सूती कपड़े सबसे अधिक स्वास्थ्यकर होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण सूती कपड़े प्रत्येक दिन पहनने के काम में लाए जाते हैं। रिचा दादाजी से फिर बोली, इतना गुण रहने पर भी दादी माँ इसे पहनने से आपको मना क्यों करती है? दादाजी ने कहा, सूती कपड़े में धूलकण आसानी से फंसते हैं। तो ये क्या हो गया? ये सूती कपड़े का हो गया अवगुण। ठीक है, और वे शीघ्रता से गंदे हो जाते हैं। तो सूती कपड़े में गुण आपने क्या देखा कि वो हल्के और आरामदेह होते हैं और गर्मियों के मौसम में इसे पहनने पर ठंडक महसूस होती है और ये बहुत ही स्वास्थ्यकर भी होते हैं। और इसका अवगुण क्या देखा आपने? इसका अवगुण हमने देखा कि सूती कपड़ों में धूलकण बहुत आसानी से फंस जाते हैं और बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। ठीक है, और ये पानी में डालने पर सिकुड़ जाते हैं। इस कपड़े में सिकन या सिलवट जल्दी ही पड़ जाती है। सूती कपड़े में सिकन और सिलवटें जल्दी पड़ जाती है, जिसके कारण बिना इस्त्री किए सूती कपड़ों को पहनना अच्छा नहीं लगता है। सूती कपड़ों को नमी युक्त जगहों पर रखने से फफूंद लग जाते हैं। तो ये सब आपका सूती कपड़े का अवगुण हो गया। बराबर धुलाई करने पर रंग हल्के एवं धूसर पड़ने लगते हैं। जब सूती कपड़ों की लगातार धुलाई करते हैं, इसके रंग हल्के हो जाते हैं और धुंधले से रंग हो जाते हैं। तो ये सब सूती कपड़े का अवगुण है। सूती कपड़े के समान लीलन कपड़ा में भी फफूंद आसानी से लग जाते हैं, परंतु ये सिकुड़ते नहीं हैं। रेशम पहनने में आरामदायक होता है। जानते रेशे से बने होने के कारण ताप का कुचालक है, जिसे शीत ऋतु के लिए अनुकूल वस्त्र है, परंतु इसे गर्मी में भी प्रयोग में लाया जाता है। इसकी चिकनाहट और कोमलता से शीतलता का आभास मिलता है। धोने पर ये सिकुड़ते नहीं और ना फैलते हैं, परंतु इस्त्री के बिना इसे पहनना अच्छा नहीं लगता है। रेशम के कपड़ों में फफूंद नहीं लगती है, परंतु अधिक दिनों तक नमी युक्त अंधेरे जगह में रखने पर फफूंद लग सकते हैं। पसीने से रेशमी कपड़ों की चमक और रंग धूमिल हो जाते हैं। ऊनी कपड़ों में सिलवटें नहीं पड़ती है। ऊनी कपड़े सिकुड़ते हैं, इस पर फफूंद नहीं लगती, परंतु अधिक समय तक नमी युक्त जगह में रहने पर फफूंद लग सकती है। ऊन को धूप में रखने पर उसका रंग हल्का हो जाता है। आप किसी भी कपड़े को अगर धूप में ज़्यादा सुखाते हैं तो उस कपड़े का रंग हल्का हो जाता है या धूसर हो जाता है। चलिए पहले हम एक एक करके देखते हैं कि रेशा कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो गुणों को भी हम लोग देखेंगे। देखिए, रेशा दो प्रकार का होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेशा। प्राकृतिक रेशा का इंग्लिश मैंने बताया था नेचुरल फैब्रिक, और संश्लेषित रेशा का इंग्लिश मीनिंग होता है सिंथेटिक फैब्रिक। संश्लेषित रेशा को हम मानव निर्मित रेशा या कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक रेशा में कौन कौन सा रेशा आता है? सूती, रेशम, ऊनी, पटसन। प्राकृतिक का मतलब हो गया, प्राकृतिक रेशा का मतलब हो गया कि जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, तो वैसे रेशा को हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं। संश्लेषित रेशा का मतलब हो गया जो मानव खुद बनाते हैं, इसीलिए तो उसको मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं। संश्लेषित रेशा यानी कि मानव निर्मित रेशा या कृत्रिम रेशा।
इसमें कौन कौन सा रेशा आता है? रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। ठीक है, ये सारे रेशे मानव द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें जंतुओं या फिर पौधों का उपयोग नहीं किया जाता है। और प्राकृतिक रेशे में क्या है? इसमें जंतुओं और पेड़ पौधों का उपयोग किया जाता है, तो इसलिए इसको प्राकृतिक रेशा कहते हैं। चलिए प्राकृतिक रेशा का डेफिनेशन देखते हैं। प्राकृतिक रेशा ऐसा रेशा जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, उससे हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं, प्राकृतिक रेशा कहते हैं। जैसे सूती, रेशम, ऊनी, पटसन। सूती कपड़े का गुण पहले देखते हैं। ठीक है, सूती में कौन कौन से गुण होते हैं? सूती कपड़े हल्के और आरामदायक होते हैं। सूती कपड़े सबसे अधिक स्वास्थ्यकर होते हैं। सूती कपड़ों का निर्माण कपास के रंगों से होता है। गर्मी के मौसम में सूती कपड़े से ठंडक महसूस होती है, इसीलिए लोग गर्मी के मौसम में सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि उससे गर्मी कम लगती है। सूती कपड़े जो होते हैं वो ऊष्मा का अवशोषण कम करते हैं। ठीक है, यानी कि सूती कपड़े ऊष्मा यानी गर्मी को कम अवशोषित करती, कम सोखती है, इसीलिए लोग गर्मी के मौसम में सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ये हो गया आपका पहला टाइप, प्राकृतिक रेशा का पहला टाइप हो गया आपका सूती। दूसरा है रेशम। रेशम के कौन कौन से गुण होते हैं? रेशम कपड़े चिकने और कोमल होते हैं। ठीक है, रेशम का कपड़ा जो होता है वो चिकना होता है और कोमल होता है, फिसलता है। रेशम का रेशा कीड़े से प्राप्त किया जाता है। सबसे उत्तम रेशे शहतूत के पत्ते पर पलने वाले कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो रेशम होता है वो शहतूत के पत्ते पर जो पलने वाले कीड़े होते हैं उससे प्राप्त किया जाता है। इन्हें धोने पर ना सिकुड़ते हैं और ना फैलते हैं। रेशम का कपड़ा जब आप धोएंगे तो वो कपड़ा ना फैलेगा और ना ही सिकुड़ेगा, जैसे का तैसे रहेगा। इन कपड़ों में फफूंद नहीं लगते हैं। रेशम के कपड़ों में फफूंद नहीं लगते हैं। रेशम के कपड़े में फफूंद नहीं लगते हैं, लेकिन आप ज़्यादा दिनों तक इसे अगर नमी युक्त यानी कि नमी वाले जगह पर रखेंगे तो इसमें फफूंद लग सकती है। ऐसे इसमें फफूंद नहीं लगता है। और बाकी के कपड़े जो होते हैं जैसे कि सूती कपड़ा हो गया, उसमें फफूंद जल्दी लग जाता है। आपका दो टाइप हो गया, सूती और रेशम। अब हम पढ़ेंगे ऊनी रेशे के बारे में। ऊन पालतू भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। आप सबको पता ही होगा कि ऊन जो होता है वो भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। पालतू भेड़ जो होते हैं उनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। ऊन के रेशे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऊनी कपड़े शीत ऋतु में पहनते हैं। शीत ऋतु यानी कि ठंड के मौसम में ऊनी कपड़े पहने जाते हैं। पश्मीना ऊन सबसे बढ़िया ऊन होता है। पटसन, पटसन रेशे जूट के पौधे से प्राप्त किया जाता है। पटसन का उपयोग तिरपाल, तंबू, बोरा, दरी इत्यादि बनाने में किया जाता है। इसका सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है। पटसन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्राकृतिक रेशा के 4 टाइप हमने पढ़े, सूती, रेशम, ऊनी और पटसन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशे के बारे में, यानी कि सिंथेटिक फैब्रिक के बारे में। तो इसमें कौन कौन सा फैब्रिक आता है? रेयॉन है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है। चलिए संश्लेषित रेशा का परिभाषा देखते हैं, यानी कि डेफिनेशन। संश्लेषित रेशा, संश्लेषित रेशे को कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। और इसको कौन सा रेशा कहते हैं? इसको मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं। ये रेशे प्राकृतिक रूप से यानी कि जानवरों और पौधों, यानी कि जानवरों और पौधों, प्राकृतिक यानी कि जानवरों और पौधों से प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है। संश्लेषित रेशा जो होता है उसको हम जानवरों से या फिर पौधों से प्राप्त नहीं करते, बल्कि इसको कृत्रिम रूप से रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, तो इसलिए इसको हम संश्लेषित रेशा कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सा रेशा है? रेयॉन है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है और एक्रिलिक है। रेयॉन का गुण देखते हैं। रेयॉन में है, रेयॉन में भी रेशम के तरह ही गुण होते हैं, तो रेयॉन में रेशम के तरह ही गुण पाया जाता है। इस रेशे को प्राप्त करने के लिए लकड़ी या बांस की लुगदी से कास्टिक सोडा की प्रतिक्रिया कराई जाती है। रेयॉन से ही अब रंग बिरंगे और सुंदर वस्त्र तैयार होते हैं। रेयॉन की मदद से अब बहुत ही अच्छे अच्छे वस्त्र सस्ते दामों में तैयार होने लगे हैं। रेशम को कपास से मिलाकर बिस्तर की चादरें और ऊन के साथ मिलाकर कालीन बनाते हैं। रेशम को कपास या ऊन से मिलाकर तरह तरह के जैसे कि बिस्तर और कालीन वगैरह बनाया जाता है। मतलब कि रेयॉन में और तरह तरह के फैब्रिक को यूज किया जाता है, उसको मिक्स करके अलग तरह के कपड़े बनाए जाते हैं। भारत में रेयॉन का पहला कारखाना 1946 ईस्वी में केरल में स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत में रेयॉन का पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित हुआ था? 1946 ईस्वी में केरल में। चलिए अब है नायलॉन।
नायलॉन। नायलॉन का रेशा मजबूत, हल्का और लचीला होता है। नायलॉन का निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। कोयले, जल और वायु से नायलॉन का निर्माण किया जाता है। इसका उपयोग रस्सी, पैरासूट, पर्दा, ब्रश, तंबाकू इत्यादि बनाने में किया जाता है। तो अलग अलग फैब्रिक से अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती है। अब है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर में क्या है? पॉलिस्टर में भी नायलॉन की तरह ही गुण होता है। इसका उपयोग बोतल, बर्तन, चादर, तार, तिरपाल इत्यादि बनाने में किया जाता है। एक्रिलिक, इस रेशे में भी ऊन की तरह गुण पाए जाते हैं। इसका उपयोग स्वेटर, कंबल, शॉल इत्यादि बनाने में किया जाता है। यह ऊन से ज़्यादा टिकाऊ और सस्ते होते हैं। एक्रिलिक जो होता है वो ऊन से ज़्यादा टिकाऊ और ज़्यादा सस्ता होता है। तो हमने कपड़े के टाइप को जाना और उसके गुणों को भी हमने पढ़ा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बुक में देखते हैं कि और यहाँ पे क्या दिया गया है। तो यहाँ पर भी आपको वही फैब्रिक के बारे में ही दिया गया है। पटसन से बने कपड़े को हम पहनने के काम में नहीं लाते हैं। हमने पढ़ा पटसन से क्या बनाए जाते हैं? बोरे बनाए जाते हैं, दरी बनाई जाती है। यानी कि पटसन से बने कपड़े जो होते हैं उसको हम पहनते नहीं हैं, ठीक है। पटसन से बने बोरियों में अनाज रखा जाता है। इसे फर्श पर बिछाने के काम में लाते हैं। परंतु अब पटसन के रेशा को भी परिष्कृत कर महीन धागा तैयार कर पहनने के लिए कपड़ा तैयार किया जा रहा है। आज के टाइम में पटसन के रेशे से महीन धागा तैयार करके उसको पहनने के लिए भी कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ पर है रेशे एवं कपड़े की कहानी। चलिए इसको भी हम पढ़ लेते हैं। रेशे एवं कपड़े की कहानी। कपड़ा मानव सभ्यता की विकास की देन है। कपड़ा मानव सभ्यता और संस्कृति के सूचक हैं। आज ही नहीं, प्रारंभिक काल से ही मानव तन ढकने का प्रयत्न करता रहा है। इस काम के लिए उसने आदिम युग में घास फूस, पेड़ पौधों, पत्ते, छाल तथा मृत पशुओं की खाल आदि का प्रयोग किया। पहले के ज़माने में यानी कि आदिम काल, जब लोग जंगलों में रहते थे, जब उनके पास घर नहीं था, जब मानव को ज़्यादा ज्ञान नहीं था, के युग में मानव अपने शरीर को ढकते थे। किससे? घास फूसों से, पेड़ पौधों के पत्तों से, छालों से और मृत पशुओं के जो छाल होते थे उससे लोग अपने शरीर को ढकते थे। परंतु मानव इतने से कब संतुष्ट होने वाला था? उसकी तीव्र बुद्धि ने वस्त्रों की उत्पत्ति के साधन और वस्त्रों को बुनकर तैयार करने की तकनीक खोज निकाली। धीरे धीरे लोगों ने वस्त्र की उत्पत्ति और उसके वस्त्रों को बुनकर पहनने के लिए तकनीक खोज के निकाली और फिर धीरे धीरे लोग बुने हुए वस्त्र और बनाए गए वस्त्र पहनने लगे। तब से आज तक तकनीक निर्माण कला में उत्तरोत्तर विकास होता रहा है तथा इस दिशा में मनुष्य अनवरत प्रयत्नशील रहा है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि तब से लेकर आज तक इस निर्माण कला में हमेशा विकास होता रहा है और आज के टाइम में भी लोग इसके लिए प्रयत्नशील हैं, यानी कि प्रयत्न कर रहे हैं, कपड़ों का और विकास करना चाहते हैं। जैसे कि आप देखिए, पटसन से पहले सिर्फ बोरे वगैरह, चटाई, बोरे, दरी वगैरह बनाया जाता था, लेकिन अब पटसन से महीन धागे बनाकर उसको पहनने के लिए उससे वस्त्र भी बनाए जाते हैं। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब लोगों के प्रयास से हुआ, ठीक है। मनुष्यों के प्रयास से ही ये सब संभव हुआ। बनी हुई चटाई तथा बटी हुई रस्सियों से उसने अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफलता मिली। सामानों को लाने, ले जाने, शिकार को बांधने एवं ले जाने, शिकार पकड़ने और फंसाने आदि अनेक कामों के लिए उसने तिनकों एवं नरम टहनियों को गूंथ कर और चमड़े की पट्टियों से रस्सियां तथा डोरियां बनाई। वास्तव में इन्हें निर्मित करने की प्रक्रिया ही वस्त्र निर्माण कला की प्रेरणा बनी। इस कला में दिनानुदिन उन्नति होती गई और इनसे चौड़ी पट्टियां बनाकर तन ढकने के लिए प्रारंभिक प्रयास होने लगे। इसके साथ साथ मानव ने वस्त्रोपयोगी रेशों की खोज की। उस समय मानव ने जिन रेशों की खोज की वे सभी प्रकृति से प्राप्त होते थे। पेड़ पौधों से तथा जंतुओं के बालों से प्राप्त रेशे ही वास्तव में उस समय वस्त्रों के निर्माण में काम आते थे। हमने प्राकृतिक रेशे के भी बारे में पढ़ा। पहले के लोग जो थे वो प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्र ही पहनते थे। ऐसा अनुमान है कि सन से प्राप्त रेशे ही सर्वप्रथम वस्त्र निर्माण हुआ था। सन शायद आप लोगों को पता ही होगा। आई होप आप सबको सन पता होगा, सन क्या होता है। ऐसा अनुमान है कि सन से प्राप्त रेशे ही सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले वस्त्र निर्माण हुआ था। मतलब सबसे पहले पूर्व पाषाण युग में स्विस लेक के निवासी 7वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो यूरोप के न्योलिथिक जाति के कहलाते थे, लिनन के रेशे का प्रयोग मछली फंसाने की वंशी तथा जाल बनाने में करते थे। इनका निवास स्थान स्विट्जरलैंड,
में लिनन के कुछ रेशे, उनसे निर्मित धागे तथा उनसे बनी अन्य वस्तुएं भी प्राप्त हुई। पूर्व पाषाण युग के लोग अन्य कई वनस्पति रेशा का प्रयोग करते थे। हेम्प सबसे पहला रेशा देने वाला पौधा की खोज हुआ जिसकी खेती की जाने लगी। इसकी खेती सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया में होती थी। जहां से इसका विस्तार चीन तक हुआ। ऐसा प्रमाण है कि 4500 ईस्वी पूर्व में हेम्प की खेती चीन में होती थी। मिस्र में लिनन की कताई एवं बुनाई की कला 3400 ईस्वी से ही विकसित हो गई थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई में चांदी के एक पात्र के चारों ओर कपास सटी हुई प्राप्त हुई है। पात्र का मतलब होता है बर्तन, और कपास जो होता है इसे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है। हेम्प एक पौधे का नाम है, रेशा देने वाला एक पौधे का नाम है हेम्प। और यहाँ पे क्या है, 4500 ईस्वी पूर्व में हेम्प की खेती चीन में होती थी। तो सबसे पहले हेम्प की खेती चीन में होती थी। कितने ईस्वी पूर्व पहले? 4500 यानी कि 4500 ईस्वी पूर्व पहले। फिर मिस्र में लिनन की कताई एवं बुनाई की कला 3400 ईस्वी पूर्व में ही विकसित हो गई। मोहनजोदड़ो सभ्यता का नाम है, आपने पढ़ा होगा, इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक ही सभ्यता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में चांदी का एक पात्र यानी पात्र का मतलब मैंने आपको बताया बर्तन, उसी बर्तन में कपास सटी हुई प्राप्त हुई थी। इससे यह साबित होता है, प्रमाणित होता है, ठीक है, इससे यह साबित होता है कि भारत में कपास का उत्पादन 4000 ईस्वी पूर्व से ही होता आ रहा है। रेशम का रेशा 2500 ईस्वी पूर्व चीन में सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। रेशम का रेशा कब हुआ था? 2500 ईस्वी पूर्व में चीन में। यहीं से रेशम का उद्गम एवं क्रमबद्ध इतिहास प्रारंभ होता है। रेशम का सबसे पहले प्रयोग किया गया था चीन में 2500 ईस्वी पूर्व में। इंग्लैंड में प्राचीन काल से ही श्रेष्ठ ऊनी वस्त्र बनाने का काम होने लगा था। वहाँ के ऊनी वस्त्र पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। 13वीं शताब्दी में सबसे अच्छा ऊन का उत्पादन स्पेन में होता था, जो मेरिनो वूल के नाम से प्रसिद्ध था। 13वीं शताब्दी में ऊन का सबसे अच्छा उत्पादन कहाँ होता था? स्पेन में, ठीक है, और उस ऊन का नाम था मेरिनो वूल। मध्यकालीन युग में राजाओं और सामंतों के संरक्षण में सुंदर वस्त्रों का निर्माण होने लगा। समाज में वस्त्र निर्माण की कुशल कारीगरों का एक पृथक वर्ग ही बन गया। धीरे धीरे वस्त्र निर्माण कला में विशेषता प्राप्त करते गए और इनके क्षेत्र भी फैलते गए। ढाका मलमल के लिए, बालचूड़ी साड़ियों के लिए, बनारस बनारसी वस्त्रों के लिए और चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार कई स्थानों के नाम वस्त्र के नामों के साथ जुड़ गए। क्या आप जानते हैं कि भागलपुर और कांजीवरम कहाँ है? तमिलनाडु में। भागलपुर और कांजीवरम किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं? भागलपुर और कांजीवरम रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध हैं। जो लोग नहीं जानते जान लीजिए, भागलपुर और कांजीवरम रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये सारी चीज़ें आपको जीके में भी बहुत काम आने वाला है, तो इसको आप लोग कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। यातायात के साधन के सुलभ होने से तथा कला के विकास होने के साथ साथ लोगों की आवश्यकता भी बढ़ती गई। फलस्वरूप यानी कि बाद में लोगों ने वस्त्र के क्षेत्र में नई खोज करनी शुरू कर दी। अब तो बहुत तरह के वस्त्र बनने लगे हैं। दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वस्त्र की बुनाई कैसे की जाती है। और यहाँ पर जो टाइप्स दिए गए हैं, वैसे तो हमने इस टाइप्स को पढ़ लिया है। संश्लेषित रेशे, रेयॉन और एक्रिलिक, नायलॉन वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया है, पर फिर भी हम इस चैप्टर को एक बार देखेंगे एंड देन हम इसमें दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।